तो देखो तो सी एच थ्री होता है, सी एच थ्री होता है। दूसरा देखो तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। ठीक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 sp3, इसका होता है sp2 sp2। ये समझ में आता है। मान लो इसको मैं अगर ड्रॉ करता हूँ तो इसके हाइब्रिडाइजेशन को मैं कुछ इस प्रकार से दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा, तो यहाँ से जो दो हाइड्रोजन होंगे, एक होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, और एक होगा प्लेन। ठीक है, ऐसे ही इसको भी एक प्लेन में होगा, एक क्या होगा तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एक होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, ठीक। दूसरा इसका जब देखते हैं हम लोग तो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड दिखाए जाते हैं इसमें से एक जो है वो इस प्रकार से बता सकते हैं कि एक सामने आता हुआ है। यहाँ पे आप टुवर्ड्स द अवे बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि तीसरा जो है वो प्लेन में उपस्थित हो। मॉलिक्यूल याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मॉडल जब बनाते थे तो ये ऐसा ऐसा और एक हाइड्रोजन इधर दिखता था बॉल वाला। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा ऐसा दिखता है ना, तो इसमें क्या है तो उसको मैं ऐसा फ्लैग रखती हूँ, फ्लैग रखूंगा तो एक सामने दिखेगा, इधर का ये इधर का सामने दिखेगा और ये पीछे दिखेगा ये पीछे दिखेगा, उस बेस पर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हमको देखना है फेस। ठीक है, तो चलो ये हो गया। ऐसे ही इसको लेकर तो ये होगा एच, यहाँ पे ऐसा देखोगे तो ये होगा एच। ठीक है, नॉर्मल केस है। अब इसमें देखो अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो यहाँ पे क्या करता हूँ, ये देखो इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे दिखाते हैं हम लोग प्लस लोग को डबल बॉन्ड का, यहाँ पे दिखाते हैं माइनस। ऐसा दिखाते हैं, पता है। ठीक है, इस केस में देखो क्या होता है, इस केस में इस चीज को हम नहीं दिखा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया। ऐसा ऐसा मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो एक छोटा एक बड़ा होगा, जिसके साथ क्या हो रहा है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खुद का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का आकर के इस प्रकार से जुड़ा है। ठीक है, अब इसमें फेस नहीं दिखा सकते लेकिन ऐसा फेस दिखा सकते हैं इसमें। मान लो मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे अभी जो हाइब्रिडाइजेशन है वह sp2 हो और sp2 हो, मतलब इसके जैसे जैसे इसमें होता है वैसे इसमें अगर sp2 माने तब के केस में हम इस हाइड्रोजन को हटा करके या इस बॉन्डिंग को हटा करके क्या ऐसा दिखाया जा सकता है कि यहाँ एक जो p ऑर्बिटल होगा वह अनहाइब्रिड कंडीशन में है। ऐसा क्या मैं बोल सकता हूँ, ऐसा क्या मैं बोल सकता हूँ। देखो कैसे बोल सकता हूँ, इस कार्बन पर बोलो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो कार्बन 6 होता है 1s2 2s2 2p2 ये होता है, इसके दो इलेक्ट्रॉन और इसके देखोगे तो दो इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा और ये ऐसा। ये देखो, अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैं नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखो sp2 तो दो ही पार्टिसिपेट करेंगे, एक अनहाइब्रिड के रूप में बाहर रहेगा। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा दिया तो क्या होगा, तो कार्बन जो होगा उस पर अब तुम क्या दिखाओगे, जो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडाइजेशन से जो बनेगा उसी को दिखाओगे। देखो sp2 कर रहे हो तो इसकी संख्या क्या होगी 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे और एक p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो कितना समझ में आया। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और कहीं पे देखो अब कार्बन पर एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, तो p के क्या होते हैं, तो दो लोग होते हैं माइनस और प्लस, तो दोनों को दिखाना पड़ेगा। तो ये देखो ऐसा, तो ये माइनस है ये प्लस है ये माइनस है, क्लियर है, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित। कौन सा वाला, ये वाला। यही चीज देखो
इसमें क्या हुआ, इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया हूँ, इधर हाइड्रोजन जोड़ दिया हूँ, और इसके केस में देखो तो यहाँ CC है तो इधर से एक कार्बन को जोड़ दिया, तो ये हो गया। समझ में आया ये चीज? तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, समझ में आ गया? अब ऐसा लिखना चाहे ऐसा लिखना, अब देखो इसमें डबल बॉन्ड नहीं दिया हूं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इसका जो इन्वायरमेंट है, देखो डबल बॉन्ड जब क्रिएट करेगा, डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तो क्या होगा, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा और क्या बनाएगा, सी डबल बॉन्ड सी बनाएगा। तो इससे हम ये बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या बताना चाह रहा हूं मैं, तो जो ऊपर का फेस होता है, ये वाला जो फेस है, ये ऐसा दिखाओ चाहे ऐसा दिखाओ, दोनों में जो टॉप फेस रहेगा उस मतलब ऊपर जो फेस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं टॉप फेस, इसको बोला जाता है टॉप फेस, ठीक है। इसको भी साथ ही साथ इसको मतलब ये वाला पार्ट, इतने पार्ट, मतलब वहां अगर कोई ग्रुप आकर के अगर ऊपर से जुड़ता है तो टॉप फेस से जुड़ा ऐसा बोलेंगे, क्लियर है। दूसरा देखो ये जो फेस है इस फेस को बोलते हैं बॉटम, और इस फेस में देखें तो यह भी क्या होगा इसका बॉटम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके टॉप फेस और बॉटम फेस के बेसिस पर अगर कोई मॉलिक्यूल का निर्माण करें और निर्माण करके उस पर क्या देखते हैं कि वह स्टीरियोमर है या नहीं, और है तो कौन सा स्टीरियोमर है, डाई स्टीरियोमर है कि इनेंशियोमर है, इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं डाइस्टेरियोमर। अगर देखे चलेंगे तो डाइस्टेरियोमर विद फेस, फेस के बेसिस पर डाइस्टेरियोमर है कि नहीं, ऐसा इसको बताएं, क्लियर है। फेस समझ में आ गया, फेस क्या होता है, तो टॉप फेस और ये बॉटम फेस, इनको लिखने की जरूरत नहीं, ये समझने के लिए था ये सब चीज, इतना भी बताने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल से क्या लिखोगे, तो इसको भी नहीं लिखोगे, इसको भी नहीं लिखोगे, वो समझना था। अब लिखना है तुमको इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, इसमें भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फेस है उसको टॉप फेस बोलोगे, इसको बॉटम फेस बोलोगे, इसको टॉप फेस बोलोगे, इसको बॉटम फेस बोलोगे, क्लियर है। बस इतना लिखना है, बाकी समझना था, क्योंकि फिर तुम लोग बाद में पूछते कि सर ऐसा कैसे होगा, यहाँ तो मैं लिख देता डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो फिर पूछते तुम लोग कैसे होगा, ठीक है। तो वही चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ, तो टॉप और बॉटम फेस समझ में आया, ठीक। चलो अब इसमें देखते हैं, तो टॉप और बॉटम फेस के बेसिस पर हम क्या करते हैं, तो डाई स्टीरियोटॉपिक फेस पहला, इसमें देखते हैं हम लोग यही देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे डाई स्टीरियोटॉपिक फेस, टॉपिक फेस किसको कहेंगे, क्योंकि डाई स्टीरियोटॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग ना, तो उसको डिस्कस करते हैं, उसका इनेंशियो टॉपिक पढ़ेंगे उस समय इनेंशियो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फेस के बेसिस पर क्या हो। चलो इसको देखें, तो if the product are diastereomers, the such a phase are said to be a diastereotopic phase। तो सिंपल सी चीज है, देखो तो इसमें ये जो बना हुआ है इसको लिखने के पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या होता है फेज। तो सपोज C है, C से जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O, देखो ठीक है। इसका जब हम रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो CH3MgBr, CH3MgBr क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो यह देखो इसमें क्या होगा, तो इसका जो जुड़ने का क्रम है वह या तो इससे देखो कौन सा जुड़ेगा ये पता चल रहा है, इसमें से इसमें कौन जुड़ता है,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करोगे तो क्या होता है ये पता है? यहाँ वाले Mg OH और Br बाहर निकालते हैं तो H के साथ यहाँ वाले MgBr ये हमेशा ऐसा दिखेगा, ये प्लस और ये माइनस, ये फिर अटैक करेगा इस पर। और देखो इधर से MgBr बन गया, ठीक है। अब इसका जब भी तुम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का रिएक्शन कराओगे तो सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है हाइड्रोलाइसिस, हमेशा ही होगा हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, तो यहाँ जो बचा हुआ वो MgBr है, ये क्या हो गया, यहाँ गया तो इस पर माइनस आएगा तो ये प्लस आ गया, यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा OMgBr। अब फिर क्या होगा, तो ये फिर प्लस के रूप में टूटता है और ये प्लस के रूप में टूटेगा तो OH को लेकर के MgOHBr बना करके बाहर, और यहाँ जो माइनस आएगा उसको सेटिस्फाइड करेगा ये, और ये ग्रुप तो ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन पे आकर के जुड़ चुका है, क्लियर है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो इससे देखो दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। एक तो ये है कि वह टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आकर के जुड़े मेथिल ग्रुप, मेथिल ग्रुप कैसा आकर के जुड़े, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या फिर दूसरा है, तो दूसरा कैसा हो, तो दूसरा इससे हमको प्राप्त होगा कि वह अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर आकर के जुड़े मेथिल ग्रुप। ठीक है। अब इसी चीज को मैं बताने जा रहा हूं फेस के बेसिस पर, या तो वह टॉप फेस से आकर के जुड़ेगा, टॉप माने ऊपर, ऊपर माने सामने, समझो क्लियर है, सामने से आकर के जुड़ेगा तो ये बनेगा, सामने से आकर के जुड़ा, टॉप मतलब सामने, सामने से आकर के जुड़ा तो ये बनाएगा। दूसरा देखो, अगर बॉटम से आकर के जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाला बनाएगा, क्लियर है। तो फेस यही भी इफेक्ट करता है कि कोई डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है तो उसमें अगर वह टॉप पोजीशन से आएगा तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बनेगा, और बॉटम पोजीशन से आएगा तो वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बनेगा, क्लियर है। तो ये होता है फेस का कॉन्सेप्ट। फेस में क्या दिखाते हैं, तो जो आने वाला ग्रुप है, इनकमिंग ग्रुप जो है वह अकॉर्डिंग टू आता है टू फेस, टॉप फेस, तब उससे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर प्रोडक्ट बनाएगा, और अगर वो बॉटम के थ्रू आता है तो वह अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बनाता है, क्लियर है ये चीज। तो इस बेसिस पर इसको देखें, ठीक है। तो ये था, ये अभी भी सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही देखते चल रहे थे। अब इसमें हम लोग देखते जाते हैं डाइस्टीरियो फेस, डाइस्टीरियोट्रॉपिक फेस, डाइस्टीरियोट्रॉपिक फेस। डाइस्टीरियोट्रॉपिक फेस किसको बोलते हैं, तो यहां पे लिख लो, यदि इनकमिंग ग्रुप के जुड़ने से प्रोडक्ट डाइस्टीरियोटॉपिक या डाइस्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट बनता है, तो देखो क्या बोला, डाई स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट बनता है तो जिस फेस से इनकमिंग ग्रुप जुड़ेगा, जिस फेस से इनकमिंग ग्रुप जुड़ेगा उस फेस को ही क्या बोला जाएगा, तो डाइस्टीरियोटॉपिक फेस कहा जाएगा, बोलते हैं।
ये जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? यदि इनकमिंग ग्रुप के जुड़ने से प्रोडक्ट डाई स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट बन रहा है तो वह जिस फेस से जुड़ेगा, अरे वो टॉप भी हो सकता है बॉटम भी हो सकता है, तो अगर टॉप से जुड़ता है और डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोडक्ट बनता है तो टॉप जो फेस होगा उसको डाई स्टीरियोटॉपिक फेस कहेंगे। यदि वो इनकमिंग ग्रुप आगे के बॉटम से जुड़ रहा है और बॉटम से जुड़ा और जो उसका स्ट्रक्चर बनेगा वह स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, डाई स्टीरियोटॉपिक प्रोडक्ट देना चाहिए, तो वह जो फेस है वह क्या कहलाएगा, डाई स्टीरियोटॉपिक फेस कहलाता है। क्लियर है ये चीज? सही है। इस पर आगे देखिए, तो इस पर एक परिभाषा और लिख सकते हो, इफ द प्रोडक्ट आर डाई स्टीरियो, if the product are distereomers, the such a phase, तब ऐसे फेस को आर सेड टू बी, तो उसको हम कह सकते हैं क्या, स्टीरियोटॉपिक फेस। इफ द प्रोडक्ट आर डाई स्टीरियोमर, यदि प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है वह क्या है, डाई स्टीरियोमर है, ठीक है। सच अ फेस, जिस फेस से, ठीक है, जिस फेस से वो बन रहा है, आर सेड टू बी, जो फेस में वो जुड़ने से बन रहा है वही क्या कहलाएगा, डाई स्टीरियोटॉपिक फेस कहलाता है। क्लियर है ये चीज? ये होता है इसका डाई स्टीरियोटॉपिक फेस। एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा, इसमें क्या करना है, तो हमको रिएक्शन कराना है किसका, तो हमको रिएक्शन कराना है CH3NGBr का सब। तो इसमें क्या होगा, दूसरा प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन कराओ, दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, कौन सा, तो एक तो बनेगा ऐसा और यहाँ पे देखोगे तो CH3 जमा के कहा ऐसा, ये रहेगा। देन इसमें बनेगा CH3 ऊपर OH नीचे, प्लस दूसरा क्या बनेगा, तो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा कुछ इस प्रकार का, CH3H, यहाँ पे देखो OH और CH3। क्लियर है? तो उसमें बताओ दोनों में, ठीक है। क्या हुआ, तो मान लो ये टॉप है और ये क्या है, बॉटम, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो एक प्रोडक्ट बना है, ये पहला और ये दूसरा, पहला बना किससे, टॉप बॉटम से, और दूसरा बना है टॉप से, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट जो बना है 1 और 2, और ये दोनों का रिलेशन क्या है इसको पढ़ेंगे। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है, क्या यह एक दूसरे के मिरर इमेज है, क्या यह एक दूसरे के मिरर इमेज है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, अरे गधे लोग, क्या हो गया,
OH क्या हुआ अपोजिट। तो वो कंडीशन क्या होता है, घुमाओगे तभी आएगा क्या, उधर को छोड़ो। मैं जब डाई स्टीरियो आइसोमर पढ़ा रहा था तो छोटा छोटा लिखा था, सिस ट्रांस आइसोमर इज डाई स्टीरियो आइसोमर, बोला ना। CH3 CH3 1 3 सिस में है, CH3 CH3 नीचे है, 1 3 ट्रांस है, सिस ट्रांस आइसोमर इज आल्सो ऑलवेज क्या होगा, डाई स्टीरियो आइसोमर। क्लियर है, समझ में आया ये। तो ये क्या होंगे, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो होगा क्या, डाई स्टीरियो, हाँ मर्स, डाई स्टीरियो मर्स। इसलिए अब यहाँ पे ये जो दोनों फेस है, देखो एक तो बना है टॉप के बेसिस पर, दूसरा बना है बॉटम के बेसिस पर, इसलिए यहाँ पे जो फेस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डाई स्टीरियोटॉपिक फेस। बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया। दोनों फेस को बोलेंगे, क्यों, क्योंकि एक फेस से ये बना है, दूसरे फेस से ये बना है, और हम रिलेशन इसमें और इसमें तो नहीं देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, इन दोनों फेस से जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसमें देख रहे हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे दोनों फेस क्या होंगे, डाई स्टीरियोटॉपिक फेस होंगे। क्लियर है, तो ये फेस कहलाते हैं डाई स्टीरियोटॉपिक फेस। बोलो ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखो, ये इसको मिटा देता हूं, एक एग्जांपल और देखते हैं फिर डाई स्टीरियोटॉपिक खत्म। इसका जब हम रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, किसके साथ करा रहे हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, तो यह दो हाइड्रोजन डोनेट करता है, क्या करता है, दो हाइड्रोजन डोनेट करता है, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस के रूप में देता है और दूसरा हाइड्रोजन हाइड्रोजन माइनस के रूप में देता है। मतलब हाइड्रोजिनेशन होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन जो प्लस वाला होगा वो ये देखो, ये इसके पास जाएगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा, इस पर प्लस चार्ज, माइनस चार्ज के साथ जो प्लस चार्ज वाला है वो आकर के जुड़ेगा, और दूसरा देखो जो माइनस हाइड्रोजन रहेगा वह इस कार्बन के जो प्लस है उससे आकर के जुड़ जाएगा। क्लियर है, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वह भी दो टाइप का मिलेगा, या तो हाइड्रोजन नीचे लिखोगे या तो हाइड्रोजन ऊपर लिखोगे, ठीक है, मतलब टॉप के बेसिस पर और बॉटम के बेसिस पर। देखिए लिखो, ये होगा ऐसा, तो OH और H ये बनेगा। दूसरा देखो OH H और ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इस पर देखोगे तो RH RH, बोलो अब देखो कुछ बेस दिख रहा है जिसके बेसिस पर तुम सिस्टम्स बोल सको, हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ देखो मान लो इसको क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो 1 4 6 ये हाइड्रोजन है, 1 4 6 हाइड्रोजन, यहां देखो तो 1 4 ट्रांस हाइड्रोजन। क्लियर है, तो इस बेसिस पर ये क्या होंगे, डाई स्टीरियो
स्टीरियोमर्स। और इस फेस को क्या बोलोगे इसके, तो इसको बोलोगे डाइस्टीरियोटॉपिक फेस। बोलो समझ में आया ये? इसको देखो तो एग्जांपल, इसको खुद बना लेना, बना सकोगे? देखो क्या है, तो ये देखो डबल बॉन्ड O RH, इसको क्या कर रहे हैं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और बताना इसका प्रोडक्ट ऐसे ही, और ये सिस ट्रांस बनेगा कि क्या क्या बनेगा उसको, और डाइस्टीरियोटॉपिक बन रहा है कि नहीं उस चीज, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लो, 1 2 3, देखो 4 एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको भी बना लेना। ये है यहाँ लिख देता हूँ 4 एग्जांपल, C डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ है H, ठीक है, और यहाँ पे है OH, और यहाँ पे है H, और यहाँ पे आ जाओ तो ये मिलेगा CH2OH। इसका रिएक्शन तुमको कराना है HCN से, इससे HCN से, तो क्या होगा, CN माइनस जुड़ेगा, H प्लस में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल में 4-5 लिख देना, हो जाएगा, हो गया। तो ये हमारा डाइस्टीरियोटॉपिक फेस, लिगेंड और एटम और ग्रुप कंप्लीट। अब हम लोग लौटेंगे किस पर लौटेंगे, इनएंशियोटॉपिक। स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे थे, स्टीरियो आइसोमर के 2 बेस था, क्या क्या, स्टीरियो आइसोमर मिरर इमेज होगा या मिरर इमेज नहीं होगा, क्लियर है। तो मिरर इमेज नहीं होगा में चले हम, और डाइस्टीरियोटॉपिक के बारे में पढ़े, क्लियर है। अब देखिए दूसरा, मिरर इमेज होगा में आ रहे हैं, तो देखो मिरर इमेज होगा तो वह या तो सुपर इम्पोज होगा या तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोज होगा। तो सुपर इम्पोज होगा तो उसको आइडेंटिकल बोलते हैं, ऐसा बोला था। तो आइडेंटिकल जो है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ लेते हैं क्या, जो मिरर इमेज प्राप्त हुआ वह क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। मतलब क्या होगा, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तब ऐसे आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, तो इनेंशियोमर बोलते हैं, इनेंशियोमार को बोलते हैं, और ऑप्टिकल एंटीफोन। तो ये देखते हैं इनेंशियोमर या फिर इनेंशियोमर या फिर ऑप्टिकल एंटीफोन, ठीक है, ये बोला जाता है ऑप्टिकल एंटीफोन। या चलो इसका इंट्रोडक्शन देखो तो क्या बोलोगे, बोलो, इफ 2 आइसोमर्स, देखो यदि 2 आइसोमर्स क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, ठीक है, तथा दोनों मिरर इमेज ईच अदर से नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे, एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। तो ऐसे आइसोमर्स को या ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को क्या कहा जाता है, तो
इनेंशियोमर्स या इनेंशियोमॉर्फ या ऑप्टिकल एंटीफोन कहा जाता है। बोलो परिभाषा समझ में आया कि नहीं? क्या बोला गया? कोई दो आइसोमर हैं, वो दोनों आइसोमर एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, और ये दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो ऐसे दोनों आइसोमर को या ऐसे स्टीरियो आइसोमर को ही हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स या इनेंशियोमॉर्फ या ऑप्टिकल एंटीफोन कहा जाता है। बोलो क्लियर है? समझ में आ गया ये? एग्जाम्पल देखें तो इसमें लिख सकते हैं CH3, इससे जुड़ा है Br और है H CH2OH, ठीक है। और दूसरा है CH3 CH2OH CH3Br BRH। तो ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल। बोलो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज है? सिमेट्री तुम नहीं पढ़ रहे हो इसलिए नहीं जानते। कल की बात नहीं है, जो सिमेट्री नहीं पढ़ा है वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको तो रोटेशन आता ही नहीं है। मिरर इमेज है, कैसे है देखो, ये मॉलिक्यूल ऐसा लगा हुआ है, इसको ऐसा कर दोगे तो मिरर इमेज है, और उसको ला करके इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज होगा, होगा, ठीक है। तो सुपर इम्पोज हो रहा है, इसलिए यह इनेंशियोमर नहीं होगा। मतलब क्या होगा? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो। क्लियर है? तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर में क्या होगा? सेम टू सेम है, देखो ऐसे इसको घुमा दोगे तो सेम टू सेम आएगा। क्लियर है? चलो इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, क्या पागल हो रखे हो? मिरर इमेज है, है कि नहीं है? नहीं है, घुमाओ, ऐसे घुमाएंगे होगा सर। इसको घुमाएं, क्या आया ये देखो, इसको घुमा करके देखो तो ये क्या होगा? इसका मिरर इमेज क्या बनेगा हमारा? तो CH3 BrH CH2OH ये बनेगा। इसको ऐसा पलट दो, इसके जैसा है कि नहीं है? आएगा, ठीक है। इसका मिरर इमेज ये है, इसको मैं ऐसा रोटेट कर दिया, बी आर इधर आ गया, हाइड्रोजन इधर आ गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। क्लियर? अब इसको पकड़ो और इसके ऊपर रखो, क्या होगा बोलो? नॉन सुपर इम्पोज। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो, ये तीसरा जो कंपाउंड है इसको हम बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे बोलेंगे 1 और 2 के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? इनेंशियोमर टू ईच अदर। और इससे जो पहले लिखे थे, पहले क्या लिखा था हमने? BR इधर लिखा था, H इधर लिखा था, ठीक है। और क्या था? C2OH था, और ये था CH3। ये इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? इनेंशियोमर।
अभी तो छोटा सा पकड़े हो उसमें इतना, अब बड़ा पकड़ाता हूँ, देखना क्या होगा। ये देखो तो CH3OH, ठीक है। और दूसरा है देखो CH3OHHOHHCH3, फर्स्ट और ये सेकंड। बोलो फर्स्ट सेकंड का रिलेशन क्या है? मिरर इमेज है। और बोलो सुपर इम्पोज है कि नॉन सुपर है? सुपर इम्पोज कैसे पता चले? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? खाओगे क्या होगा? आइडेंटिकल। क्लियर है? हमेशा कंफ्यूजन आएगा इनेंशियोमर और डायस्टेरियोमर, सॉरी इनेंशियोमर और आइडेंटिकल। ठीक है, हमेशा फंसोगे तुम लोग किसमें? आइडेंटिकल और इनेंशियोमर। डायस्टेरियोमर में नहीं फंसने वाले। क्यों नहीं फंसने वाले? क्योंकि दोनों अलग अलग होता है, सीधा सीधा उसको घुमाने इधर उधर जैसा भी करो वो अलग अलग ही होगा। तो बोलो ये चीज समझ में आ गई? ये इसमें ऊपर हाँ, इसमें दो ही तो कर दिया हूं। तो वैसे ही कब होगा? तो इसमें मंशूर नहीं होगा कभी भी। देखो नॉन सुपर इम्पोज होगा उसी की होगा। हाँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आएगा तभी हो। मिरर इमेज है दोनों एक दूसरे के, लेकिन यह कि सुपर इम्पोजिबल है इसलिए आइडेंटिकल हो। और यही चीज बोला गया है कि अगर जो मिरर इमेज मिल रहे हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे, तब वो क्या होगा? इनेंशियोमर। चलो आगे देखिए इसको मिटा दो। इसमें देखो all enantiomers are chiral। जितने भी क्या बोल रहा है? इनेंशियोमर होंगे वो सब क्या होंगे? कीरेल होंगे। कीरेल से स्टार्ट किए थे हम लोग। हाँ, कीरेल हुए इसका मतलब क्या होगा? ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होगा, एक्टिव। ठीक है, तो ये कीरेल है तभी ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज दे रहे हैं, तभी यह ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्लियर है ये चीज समझ में आ गया ना? किसी को कुछ पूछने की जरूरत थोड़ी नहीं है। और इसका एक एग्जांपल देखो तो छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। इसलिए CHO OH और देखो CH2OH, और इसको मैं लिख देता हूं CH2OH CHO, ठीक है, और OH और H। बोलो इसको सीधा नहीं बताऊंगा, सीधा बताऊंगा तो तुम लोग कभी कंफ्यूज नहीं होगे, और कंफ्यूज नहीं होगे तो आइडेंटिकल और इनेंशियोमर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। बोलो मिरर इमेज है? और सुपर इम्पोज है। सुपर नॉन सुपर नॉन सुपर इम्पोज है कैसे? सेम होगा पर ओएच कैसे करें मतलब? उसे कुछ पूछो। नॉन सुपर इम्पोज फर्स्ट का मिरर इमेज लेंगे तो हो जाएगा। क्या फर्स्ट का मिरर इमेज लेंगे? मैं सिर्फ दिया हूं 2 मॉलिक्यूल तुमको, उसी के ऊपर काम करो। ठीक है, उसमें ये बनाने की कोशिश ही मत कर। समझने के लिए बना सकते हो कि इसका मिरर इमेज क्या है,
समझने के लिए तुम खुद बनाओ। पूछा ये है कि 1 कंपाउंड 2 कंपाउंड का रिलेशन क्या है, ये पूछा है। ये नहीं पूछा कि 3 बनाओ और 3 का रिलेशन बताओ 1 के साथ और 2 के साथ, ऐसा बोला है नहीं। तो रिलेशन बताओ क्यों, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो क्या आएगा, तो CHO OH इधर H इधर और CH2OH ये होगा। अब ये बना लिए, इसको घुमा करके देख लो, इसके जैसा हो रहा है, मतलब इसका मिरर इमेज ये है, ये इसको सीधा करेंगे तो यही तो है। अब इसको पकड़ो और इसके ऊपर रखो तो नहीं होगा, इसको पकड़ो और इसके ऊपर रखो नहीं हो रहा है, क्लियर है। तो ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो क्या होगा, तो ये थर्ड जो आया, ठीक है, तो इन दोनों के बीच जो रिलेशन है ये क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। इनके बीच जो रिलेशन है यह क्या होगा, हाँ तो ये होगा इनेंशियोमर, ठीक है। और इनके बीच जो रिलेशन है वो क्या होगा, इनेंशियोमर, क्लियर है, ठीक। तो तीनों के तीनों, दूसरा देखो तो ये भले इसी से बना है लेकिन इसको ना तो इस पर अध्यारोपित कर सकते हो ना ही इस पर अध्यारोपित कर सकते हो, इसको पकड़ के ना तो इस पर ना तो इस पर अध्यारोपित कर सकते नहीं, ये और ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएंगे, मतलब 2 और 3। बोलो क्लियर है ये। तो ये हो गया हमारा क्या, इनेंशियोमर। और एग्जांपल आगे देखते चलेंगे इधर, इनेंशियोट्रोपिक लिगेंड, इनेंशियोट्रोपिक, ये इधर जितने भी देख रहे थे ये था क्या, इनेंशियोट्रोपिक लिगेंड, लिगेंड्स लिख दो, ग्रुप्स एंड एटम्स, ठीक है। उसके लिए परिभाषा क्या लिखी थी देखो तो, डाइस्टेरियोटॉपिक के लिए, डाइस्टेरियोटॉपिक लिगेंड के लिए क्या परिभाषा था, हाँ बोलते जाओ, जब किसी प्रोपीरियल मॉलिक्यूल्स को पर हम टू डिफरेंट लिगेंड्स का, लिगेंड्स या फिर लिख लो एटम्स या फिर ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करें तो उससे प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट, यदि, हाँ तो यहाँ भी लिखोगे इनेंशियोमर, होता है तो ऐसे लिगेंड्स को क्या बोलेंगे, लिगेंड्स ऑब्लिक ग्रुप ऑब्लिक एटम्स को, हाँ चल ठीक हो गया, इनेंशियोट्रोपिक लिगेंड या ग्रुप या एटम्स कहा जाता है। बोलो समझ में आया, जो परिभाषा पहले लिखे उसी को बस एक ही परिभाषा में सबको लिखना है। आइडेंटिकल के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे, जब किसी प्रोपीरियल मॉलिक्यूल पर 2 डिफरेंट लिगेंड एटम ग्रुप या सबका सब्स्टिट्यूशन करें तो उससे प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट है वह आइडेंटिकल होता है, तो ऐसे लिगेंड ग्रुप एटम को ही आइडेंटिकल लिगेंड, आइडेंटिकल ग्रुप, आइडेंटिकल एटम्स कहा जाता है। समझ में, परिभाषा सेम रहेगा, बस उसमें कहां पे क्या क्या अंतर रहेगा उसको देखो, ठीक है।
तो ये होता है। ऐसा ही लिखवाया था देखो उसके लिए डाइस्टीरियोमर्स के लिए चलिए कहते हैं इफ टू आइसोमर्स एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है तथा दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इम्पोज भी नहीं होते हैं तो ऐसे आइसोमर्स को डाइस्टीरियो आइसोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स को आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स को डाइस्टीरियो आइसोमर्स या डाइस्टीरियो आइसोमर कहा जाता है। ऐसा लिखिए ठीक है। परिभाषा सब एक ही से रिलेटेड बनाना उसको, एक को याद किए तो दूसरा भी उसके साथ साथ आना चाहिए ठीक है। लेकिन क्या क्या फैक्टर उसको ऐड होना चाहिए। हो गया। इसका एग्जांपल देखें, इसको मिटा देता हूं उधर को। ये देखो तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग OH OH HAHB इधर दिया हुआ है COOH और COOH। ये देखो ये दिया हुआ है। इससे क्या कर देते हैं, पहले में हम HA को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके द्वारा D से कर दो ड्यूटेरियम से। दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे HB को किससे, क्या बनेगा ये देखो COOH इससे OH OH COOH और ये हो जाएगा H और ये होगा D। पहला ये पहले। दूसरा देखोगे तो क्या बनेगा COOH OH H यहाँ आ जाएगा DOH और COOH। बोलो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। बोलो स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में रिलेशन क्या है। तो रोटेशन करेंगे तो क्या होगा, उसके हिसाब से देखिए। हाँ सबको इसके हिसाब से क्यों देख रहे हो, उसके हिसाब से देखो। ए और बी को पूछा है 1 और 2 के सकता है। हाँ क्या होगा, क्यों क्यों आइडेंटिकल होगा तो क्यों होगा। फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड इसका मिरर इमेज बनाओगे CH ये हो जाएगा देखो OH OH ठीक है BH OOH। यही होगा इसका मिरर इमेज, ये होगा। अब देखो ये मिरर इमेज ये मिरर इमेज बोलो रोटेशन करोगे तो आइडेंटिकल होगा। कौन सा, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड को एनएनसीएमआर होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या नहीं है। हाँ तो इसमें क्या बोले हैं कि हाँ ये देखो इससे ये प्रूव हो गया यह मिरर इमेज है इसका, इसको छापे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये जब इसको घुमाओगे
ठीक है, तो घुमाओ नहीं, इसका मिरर इमेज निकाले तो ये आएगा। ठीक, अब ये जो मिरर इमेज है यह जब इसको घुमा करके इसके ऊपर रख देंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा। सुपर इम्पोज होगा तो यहाँ पे 1 और 3 का रिलेशन क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। ठीक है, तो ये दोनों का जो रिलेशन है ये होगा आइडेंटिकल। लेकिन यहां से प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हुआ ये देखो, इसका मिरर इमेज ये होगा। इससे ये प्रूफ हो रहा है, क्यों हुआ, क्योंकि ये इसके बराबर हो रहा है, तो चाहे ये दोनों इसके मिरर इमेज होंगे। लेकिन अब देखो इसको पकड़ो, इसमें रख करके देखो, नॉन सुपर इम्पोजिबल, इसको घुमा दो, डी नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आएगा डी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्लियर है, तो ये इसका आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, मतलब उसका जो मिरर इमेज बनाओगे, इसका मिरर इमेज बनाओगे, वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। लेकिन 1 और 2 का जो रिलेशन है वो क्या होगा, इनेंशियोमर का। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 2 क्या होंगे, इनेंशियोमर। ठीक है, बट 2 और 1, अच्छा ये भी देखो तो, इसको देखते हैं, 2 और 3 का रिलेशन बताओ। इसका भी इनेंशियोमर इनेंशियोमर ही होगा, उसको रोटेट करके तो डी के ऊपर ले आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इन दोनों का जो रिलेशन होगा वो भी क्या होगा, इनेंशियोमर। ठीक है, तो 1 2 का इनेंशियोमर है, 2 3 का इनेंशियोमर है, लेकिन यहाँ पे 2 और 3 क्या होंगे, आइडेंटिकल। ये देखो तुम लोग अभी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए उसको मैं बना दिया, और ऐसा भी बना दोगे तो भी सही है, क्योंकि इसमें देखो 2 एग्जांपल का काम एक ही में कर रहे हो तुम, 2 एग्जांपल अलग उसको एक ही में बता दिए कि हाँ इनके बीच का रिलेशन आइडेंटिकल होगा, इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, इनेंशियोमर, और इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, इनेंशियोमर। कभी भी तुम लोगों को कोई एग्जांपल देकर के नहीं पूछे, खास करके इसमें एमएससी, तो वो पूछेगा सिर्फ नोट्स, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑफ इनेंशियोमेरिक ग्रुप फेज एंड लिगेंड। ठीक है, तो वो तुम्हारी मर्जी, इसको तीसरा दो चाहे ना दो, 2 में अब देखो इसको मिटा भी दोगे तो भी सीधा सीधा पता चल गया, तो ये आंसर लिख रहा है तुमको। और यहाँ जो लिगेंड हम यूज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो भी लिगेंड यूज करते हैं, ये लिगेंड क्या कहलाता है, या जो ग्रुप यूज करते हैं उसको, हाँ ये होगा इनेंशियोटॉपिक लिगेंड, या फिर ग्रुप, या फिर एटम। क्लियर है, तो इसके एक एग्जांपल ये हो गया, एक आध को और एग्जांपल देख लेते हैं जो थोड़ा सा कठिन टाइप का हो। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये दिया हुआ है बाइफेनिल सब्स्टिट्यूटेड के बेसिस पर इसको जो है थोड़ा सा तुम लोग समझना, सोचना, उसके बाद सोच समझ करके बता, ऐसे ही मत बोल देना कि ये बाइफेनिल का ये सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, एच ए का सब्स्टिट्यूशन डी से करेंगे और एच बी का सब्स्टिट्यूशन डी से करेंगे, तब क्या क्या आएगा इसका स्ट्रक्चर। इसको ड्रॉ करो दोनों को, और ड्रॉ करने के बाद ये जो आएगा स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, दोनों के बीच का रिलेशन
ऊपर फर्स्ट और थर्ड है ना। हाँ फर्स्ट और थर्ड, ये तो अलग से नहीं होंगे तो मिला के हम ऐसे ये वाला फर्स्ट और थर्ड। बोलो। ये बनेगा मीरा इमेज है कौन सा इसका तुम बताओ उसको। सेकंड का है। अब इसको पकड़ो ऊपर में लेकर के जाओ। नॉन ये उसके अच्छा अभी तक रिलेशन देखते आए हो। इसका जो मिरर इमेज बनाओगे वो दूसरे के साथ जो फर्स्ट था उसके साथ में क्या होगा सुपर इम्पोज होगा, इसलिए वो आइडेंटिकल देंगे। ठीक है, और उसके बाद ये बोले थे कि ये और ये हाँ इनेंशियोमर होगा, ये और ये इनेंशियोमर क्लियर है। तो ये इसका देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर डी, मतलब इसमें जो दिख रहा होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, वो मिरर इमेज बनाओगे तो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा, और जो अवे फ्रॉम था वो टुवर्ड्स हो जाएगा, मतलब जो अवे है वो टुवर्ड्स हो जाएगा, टुवर्ड्स है वो अवे होगा। ये होगा इसका मिरर। यहाँ पे क्या है अवे फ्रॉम में है डी, वो टुवर्ड्स में आएगा,
टुवर्ड्स में जो एच है वो अवे फ्रॉम है। तो यहाँ से ये जो पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होगा, पहला और तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा वह आइडेंटिकल होगा, क्लियर है। लेकिन पहला और दूसरा इनिशियोमर होगा, दूसरा और तीसरा इनिशियोमर। ये मैं बता दिया, ये तीन हमेशा याद रखना, समझ में आया? कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा, ये बनाना भी नहीं आएगा, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर अवे में आ जाता है, ये हो जाता है, तब भी तुम उससे समझ सकते हो, इसी के जैसा बना देना उसको, क्लियर है। तो इससे ये आ जाएगा, बोलो क्लियर है ये। तो इस बेसिस पर हम लोग देखते हैं क्या क्या देखते हैं, न्यूमेरिक लिगेंड या ग्रुप। चलो अब देखते हैं इनिशियोमेरिक कैसे खींचोगे, थोड़ी खींचो जल्दी। क्या हो गया, क्या शेयर नहीं करते हैं? तो ठीक तो करते हैं, अपना नोट्स किसी को समझ में आया, किसका सुन रहे हैं। हाँ होते ना, ये मिटा दूं। तो देखो इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें देखते हैं, क्या देखना है, क्या देखना है बोलो, फेस, कौन सा फेस, जैसे डायस्ट्रोमर क्यों देखते चलिए, ऐसे ही क्या होगा, इनएंशियोटॉपिक फेस। चलो परिभाषा बोलो, डायस्ट्रोटॉपिक फेस के लिए लिखे थे वही परिभाषा इसमें भी आएगा, लेकिन थोड़ा अंतर रहेगा, बोलो क्या लिखे थे। हाँ, यदि इनकमिंग ग्रुप के एंड से प्रोडक्ट, हाँ इनिशियोमर प्रोडक्ट बनेगा, तो जिस फेस से इनकमिंग ग्रुप जुड़ता है उस फेस को इनएंशियोटॉपिक फेस कहते हैं, इनएंशियोटॉपिक फेस कहा जाता है। बोलो क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए इसका, टॉपिक के बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे। पहला एग्जाम्पल देखो, CH3C2H5 ये है, इसको जब हम रिएक्शन करा देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या करा देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो यहाँ से देखो तो क्या मिलेगा, C2H5 CH3 प्राप्त होता है और इससे जुड़ा हुआ H और इससे जुड़ा हुआ प्राप्त होता है। इसके साथ साथ देखें तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है वो H और इससे प्राप्त होता है H, इससे देखोगे तो ये मिलेगा C2H5CH3 फर्स्ट और सेकंड। बोलो रिलेशन क्या होगा,
इसका जब मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, तो इधर बना लो मिरर इमेज, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच ओ एच, ठीक है, और ये क्या मिलेगा, तो जैसे ये आ जाएगा सी एच थ्री सी टू एच। बोलो जी, क्या बोलना पसंद करोगे, क्या वह मिरर इमेज है? 2 और 3 मिरर इमेज है? बोलो, है? क्योंकि बिना इमेज जो आएगा तो ठीक है, मतलब 1 और 2 में मिरर इमेज नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगे, देखो क्यों होंगे, अरे नहीं होंगे, देखो तो सी टू एच पागल हो, दोनों प्लेन में है, CH3 और C2H5 दोनों प्लेन में है, मतलब सेम ही है, सिर्फ हमको देखना है टूवर्ड्स अलग होगा, अवे अलग होता है। अरे गधे लोग, ये इस पर क्या करते हो, ऐसा करते हो, ये टूवर्ड्स होता है, ये अवे होता है, प्लेन वाला यहाँ हो चाहे इसको ऐसा लिखो, क्या फर्क पड़ने वाला, वो तो प्लेन में ही है। ये देखो एच एच जो है, ये 2D में ऐसा दिखेगा हमको, इसको 3D में बनाओगे तो दोनों डिफरेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों प्लेन में है, प्लेन वाले का कभी भी कंसीडरेशन नहीं करते उसका मिरर इमेज। अब मिरर इमेज ये जहां था वो वही बनेगा उसका, मॉलिक्यूल से, अरे ये ऐसा, अब तुम लोग जो बोल रहे हो उसमें ऐसा ही बनेगा, ये इसका अदला बदली नहीं होगा। मिरर इमेज अगर इसका बनाओगे तो जो तुम लोग समझ रहे हो उसके बेसिस पर ये बनेगा, इसके अलावा नहीं बनेगा। मैं तुमको उसी को डिस्टर्ब करने के लिए डाल दिया था, क्यों, क्योंकि प्लेन है, प्लेन का जैसा का तैसा ही दिखेगा। कहने का मतलब क्या है, तो ये देखो, ये वाला जो ग्रुप है ये ऐसा और ये ऐसा रहेगा, प्लेन वाला कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, और एक ग्रुप ऐसा रहेगा। मिरर इमेज डालोगे, ठीक है, ये तो यही दिखेगा ना, ये भी यही दिखेगा, ये इस साइड दिखेगा अवे फ्रॉम द ग्राउंड, और ये किधर दिखेगा, उस साइड दिखेगा। क्लियर है? तो इसको मैं जानबूझ करके लिखा था कि उसको समझ रहे हो भी कि नहीं करके, जो बोला ये समझ में आया कि नहीं। प्लेन वाला अगर तुम मिरर इमेज, एक और दो, इतना दिमाग खतरनाक, ये चारों समझ में आ रहा है, ये CH3 है, ये C2H है, क्लियर है, ये क्या है, H है, ठीक, और ये है OH, क्लियर है। प्लेन डालो यहाँ पे, प्लेन डाला, ये क्या होगा, ये दिखेगा ऐसा, ठीक, ये जो है ये दिखेगा ऐसा, और ये नीचे वाले आकर के कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे। अब मैं पहले इसको लिख दूंगा तो फिर तुम लोग बोलोगे कि नहीं होगा, वही तो लिखा था, इसको पहले लिख दिया था। ये देख, अब मैं बोल रहा हूं कि प्लेन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझ में आया, ठीक, तो ये होता है इसका। तो देखो ये और ये दोनों क्या है, 1 और 2, सॉरी 3 और 2, ये, और इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, इनेंशियोमर, और बोलो, हाँ 1 और 2 के बीच में भी इनेंशियोमर। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल इनेंशियोमर का, एक एग्जांपल। बोलो इसका तुम लोग बना सकते हो, देखो तो इसको नहीं बनाने से भी बना सकते हो।
ये दिया हुआ है, इस पर एक में है H, एक में है R। इससे क्या करना है, तो इससे HCl ऐड करना है। चलो बोलो HCl, तो ये Cl माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। क्या बनेगा यहां से, एक तो बनेगा ऐसा और एक ऐसा, तो Cl इधर ऐड कर दिए, OH इधर, HR हो गया। ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा, यहां से OH रहेगा, इधर रहेगा, इधर रहेगा Cl, इसमें RH, ये हो गया। बोलो दोनों का रिलेशन क्या होगा, ऊपर में देखे हो, अंधे बहरे हो, देखे हो, वही 6, इसके जगह पे H आ गया, इसके जगह पे R आ गया, सेम टू सेम बना। ये दोनों का रिलेशन क्या होगा, वही छोड़ो, अंधे भी हो, बहरे भी हो, काड़े भी हो, और गुस्सा आता है, सेम टू सेम नहीं दिख रहा है क्या, वो दिख रहा है, हाँ, तो क्या होगा, इसीलिए बोल रहा था इसको तुम लोग बना लोगे, तो बनाओगे तो कभी नहीं बनाओगे जीवन में। ठीक है, तीसरा देखो, ये हो गया, फिर इधर में खेल लिया थे। क्या हुआ, इसमें देखो कहाँ तक हो गया, anisotropy and distereotropic atom group and the phase, ये हो गया। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो इसको मीजो, सुने होगे, मीजो कंपाउंड सुने हो, तो मीजो कंपाउंड में देखो क्या होता है, कोई भी कंपाउंड कहलाने के लिए फॉलोइंग कंडीशन आवश्यक है, फॉलोइंग कंडीशन की आवश्यकता होती है, इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, मतलब ये बेस है, इसको मैं बता दे रहा हूँ सिंपल सा। ठीक है, ठीक है, मत लिखो इसको। देखो इसका पहला कंडीशन बोलता है देयर मस्ट बी वन मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर, तो क्या होना चाहिए, मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। कोई भी कंपाउंड मीजो कंपाउंड कब कहलाएगा, जब उसमें एक या एक से नहीं, मोर देन वन, मतलब एक से अधिक एसिमेट्रिक सेंटर होना चाहिए, तब वह क्या कहलाएगा, मीजो कंपाउंड कहलाएगा। दूसरा इसका कंडीशन बोलता है प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट बी प्रेजेंट, इस पर क्या होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको बोलते हो, सिग्मा। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जांपल में देखो क्या आता है, तो दो असिमेट्रिक सेंटर से अधिक होना चाहिए, दो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में देखो, एक एग्जांपल ये लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये दिया हुआ,
और ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है, इसको बोलोगे 1,4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1,4 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन, एन ना। चलो इस पर देखो असिमेट्रिक सेंटर है कि नहीं। असिमेट्रिक सेंटर ये बोलो असिमेट्रिक सेंटर है या नहीं। कैसे सब में सेम है, डिफरेंट एटम नहीं है, इसलिए इसमें कोई भी असिमेट्रिक सेंटर नहीं। भले इस पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखो यहाँ से है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री है लेकिन असिमेट्रिक सेंटर नहीं है, इसलिए यह क्या नहीं होगा, पीजो कंपाउंड नहीं। समझ में आ गया। चलो दूसरा देखो तो इस पर बोलो तो अंधे अंधे भैरे काड़े लोग नहीं है, मतलब तुम लोग को असिमेट्रिक सेंटर देखना ही नहीं आ रहा है। इसमें दो असिमेट्रिक सेंटर, एक की तो बात ही नहीं। अंधे भैरे काड़े लोग देखो भी इसको ऐसा थोड़ा सा भी सोचना नहीं। कैसे देखो इस कार्बन 1 2 जो डिफरेंट हुआ 3, यहाँ पे देखो CH2 सेम है। अगले में जाओ C के साथ देखो एक H है एक C है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 H है, डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो असिमेट्रिक सेंटर है कि नहीं है। मैं इसको देखो, इसके लिए 1 2 ठीक है, तीसरे पे गए, तीसरे पे तो कार्बन ही है, देखो दोनों CH2 इधर बढ़े तो C, ये वाला C और H आ रहा है, इधर बढ़े तो H डिफरेंट है या नहीं, ऑटोमेटिक सेंटर होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। दो असिमेट्रिक सेंटर मतलब मोर देन वन असिमेट्रिक सेंटर, दो है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं देखो, है कहाँ पे है, यही से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो क्या हो गया, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, पीजो कंपाउंड। क्लियर है। इसको देखो तो बोलो असिमेट्रिक सेंटर है कि नहीं, है ना, कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, इसलिए यह मीजो कंपाउंड नहीं है। बोलो समझ में आया। इसके अलावा
मीजो कंपाउंड इस प्रकार से देखा जाता है। मीजो मतलब समझ में आ गया। तो मीजो कंपाउंड देखो तो क्या होते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री इस पर नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिमेट्री नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो असिमेट्रिक कार्बन असिमेट्रिक कार्बन है, ठीक। नोट किस प्रकार से इसको देखते हैं हम लोग, ये जो हाँ हाँ वही कंडीशन है। एक कंडीशन और देखो, तो कंडीशन नहीं, ये देखो ये है, ये कंपाउंड बोल एसिमेट्रिक सेंटर है कितना, तो एक से यहाँ एक से यहाँ है। हाँ भी बोलते हो गधेड़े लोग। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ, तो कहाँ से होगा, कहाँ होगा, तो हाँ कैसे बोल दिए मतलब मैं बोलूंगा ये पेन है, तो पेन, हाँ पेन कैसे बोलो, बोलो मेसो कंपाउंड होगा कि नहीं होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, कहाँ से, ठीक है समझ में आया, मीजो होगा, ठीक। इसके अलावा देखो COH OH OH H ठीक है, और OH H OH H और यहाँ पे लिखते COOH, बोलो क्या होगा, मीजो होगा, क्यों होगा, कितने एसिमेट्रिक सेंटर है, 4 दो दिख रहा है, दो दिख रहा है, कितने हैं, 4 है यहाँ पे, कहाँ पे सेम सेम कंपाउंड बताओ तो मेरे को, इसके लिए इसके लिए 3, ये वाला तो ठीक, अगला देखो, इसमें अगला देखो, 4 आया, 5 होता तो 5 कम नहीं होता, हाँ 5 अगर लिखोगे तो ये बीच वाले में नहीं होगा, अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर नहीं रहेगा, बाकी चारों में, समझ में आया, क्लियर है। तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, तो इसलिए अभी क्या होगा, मीजो कंपाउंड। चलो आगे बढ़े, खींचना हो तो खींचो, नहीं खींचना हो तो छोड़ो। इसके बाद शुरू करते हैं, बेटा इधर को कितना बजा, 12:42, आज कट कैसे मिला है, सही बात है। अब देखते हैं इसमें chirality in allele, एलिन्स की chirality, तो देखो तो ये अगला वाला जो टॉपिक है उसमें आ गया ना, अगला वाला उस चीज का आगे
हाँ, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द अब्सेंस ऑफ कीरेल कार्बन। ठीक है, ये किसका टॉपिक है? ऑप्टिकल एक्टिविटी द absence of कीरेल कार्बन। कीरेल कार्बन absent है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होता था वो और साथ साथ उससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते थे, ये अब हमको दिखाई नहीं दे। ठीक है, क्या दिखाई देंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिखेगा और 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं रहेंगे। ठीक है, तब भी जो एलिन मॉलिक्यूल है वह कीरेलिटी शो करता है। तो यह किस बेसिस पे करता है? तो इसका बेस है प्लेनर कीरेलिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्लेनर कीरेलिटी, प्लेन के बेसिस कीरेलिटी शो करता है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखें। तो इंट्रोडक्शन में देखो, ये देखे होंगे, देखो तो C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। देखे हो? इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंजुगेशन, या इस सिस्टम को बोलते हैं कंजुगेट सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, लेकिन एलिन में ऐसा सिस्टम नहीं पाया जाता, तो कैसा सिस्टम पाया जाता है? C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये पाया जाता है। इसको भी एलिन बोलेंगे। हाँ, ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस डबल बॉन्ड को देखो क्या बोलेंगे? तो कंजुगेटेड सिस्टम तो नहीं बोल सकते, तो पहला तो बोलेंगे या तो नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? नॉन कंजुगेटेड सिस्टम, ये बोलेंगे। तो देखो, तो एक और लिखते हो तुम सी 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 सी, इसको भी तुम यही वर्ड बोलते हो, नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। या फिर इसको अल्टरनेशन में नहीं है, मतलब कंजुगेशन नहीं है, तो इसको भी तुम नॉन कंजुगेट बोल रहे हो, इसको भी तुम नॉन कंजुगेट बोल रहे हो, और इसको भी तुम नॉन कंजुगेट बोल रहे हो, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे इसका जो नाम होता है, इसका नाम, ये जो डबल वन डबल वन डबल वन कंटिन्यू में रहते हैं, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कम्युलेटिंग सिस्टम। क्या बोला जाता है? कम्युलेटेड सिस्टम। देखो, कम्युलेटर कम्युलेशन पीछे नहीं छोड़ रहा है तुम लोग। क्या बोला जाएगा इसको? कम्युलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो कम्युलेटेड सिस्टम मतलब डबल बॉन्ड की उपस्थिति अल्टरनेट, सॉरी अल्टरनेट नहीं, कंटिन्यू। ठीक है, अल्टरनेट हो बोलोगे तो क्या होगा? एक के बाद एक, है ना? अल्टरनेट मतलब एकांतर क्रम। हाँ, एकांतर क्रम में है, अल्टरनेट है कंजुगेटेड, अल्टरनेट में नहीं है तो उसको कम्युलेटेड सिस्टम बोलते हैं, और इस टाइप का और इस टाइप का अगर आता है तो इसको बोलते हैं नॉन कंजुगेटेड सिस्टम। क्लियर है? तो ये, तो यहाँ पे एलिन जो होता है वह क्या होता है? यहाँ पे एलिन को हम क्या बोलते हैं? कम्युलेटेड सिस्टम कहा जाता है। एलिन को कम्युलेटेड सिस्टम कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, दोनों में स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड C में जैसा ये दिखता है, A और B,
सी और डी इस प्रकार से अगर कुछ देखें तो ये डी और डी है। ठीक है, तो जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन न्यूमेन में करें, न्यूमेन में तो कैसा दिखेगा? तो देखो, तो इसको न्यूमेन में अगर करना चाहे तो देखो 3 बॉन्ड तो है नहीं, 2 ही बॉन्ड है। तो फ्रंट कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये। फ्रंट कार्बन में देखोगे तो जो हाइड्रोजन ए होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे होगा, और बी कहाँ पे होगा, यहाँ। ठीक है, अगला देखो पीछे का जो कार्बन है उस पर उपस्थित जो डी ग्रुप है वो यहाँ पे, और वो मतलब इसके जस्ट पीछे होगा। ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड के केस में अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो रहा है मतलब कौन सा कंफर्मेशन दिया, इक्लिप्स कंफर्मेशन में होंगे जब ये रहेगा तब। मतलब n इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और n इज इक्वल टू 1 है। बोलो, समझ में आया ये चीज जो बोला? आया? दूसरा देखो, नहीं है? एक बार और क्या समझा उसमें? ये बोल रहा हूँ सी डबल एथिलीन नहीं देखे हो क्या? देखिए उसके साथ ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन जुड़ा, ये हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन कैसे दिखाते हो, ये दिखाते हो, और ये कार्बन है पहला, तो मेरा दूसरा मुट्ठी जो है वो दूसरा कार्बन है, वो इस प्रकार से जुड़ा है, जुड़ा है। इसको जब तुम न्यूमेन प्रोजेक्शन करोगे तो क्या दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। इसके अपोजिट में ये, तो इसको डॉटेड से, पीछे वाले को डॉटेड से लिखूंगा, इसके ये में ये, तो चीज लिखूंगा इक्लिप्स कन्फर्मेशन में देखे तो ऐसा होता है। ठीक, तो ये हो गया क्या, तो ये हो गया इक्लिप्स। इक्लिप्स किनके बीच में बोल रहा है, इक्लिप्स किनके बीच में बोल रहा है, तो पहले कार्बन पर उपस्थित ए ग्रुप और दूसरे कार्बन पर उपस्थित डी ग्रुप के बीच। ठीक है, वैसा ही यहाँ पे बोलोगे इक्लिप्स फॉर्म में ए जो है डी से और बी जो है वह ई से। क्लियर है? अब इसके बाद अगला देखो, अगला क्या होता है, तो यही इसकी संख्या बढ़ा देंगे, 3 का कर दे, सॉरी 2 का कर दे, तो ए बी डी और ई ऐसा कर दें। इसका जब हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसमें न्यूमेन प्रोजेक्शन में तो कैसा आएगा, तो ये इसको फ्रंट कार्बन मान लो, इसको 2 और 3, तो थर्ड कार्बन को बैक कार्बन मानता हूँ, बीच वाला कार्बन कुछ नहीं जुड़ा, उसको बीच में एक रख देता हूँ बॉन्ड के जैसा। ठीक है, तो यहां से देखो हमको क्या दिखेगा, तो यहां से ए जुड़ा रहेगा, यहां से बी अगर जुड़ा है तो इसके अपोजिट डी और ई जो है वह इधर दिखेगा डी, इधर दिखेगा ई। ठीक है, ये होगा हमारा स्टेगर्ड कन्फर्मेशन with respect to AD with respect to BE। बोल क्लियर है? ये एलिन के स्ट्रक्चर दिखाया था, याद आ रहा होगा तो क्या बोला था, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो उसका ये और ये। क्लियर है? इसको अब तुम क्या करो, गोलाई मान लो, गोलाई मान ले, ये हो गया ए, ये हो गया बी, हो गया। इसी में देखोगे तो ये डी और ये ई आ रहा है इसके जैसा, समझ में आया? ठीक है, तो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होता है। बोलो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो एलिन को हम लोग इसी के बेसिस पर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
इफ n is equal to odd, और दूसरा if n is equal to even. ऑड है और इवन है. ऑड मतलब समझ में आता है, n का वैल्यू होगा 1 3 5 7 9 etc. इवन का मतलब होता है n is equal to 2 4 6 8 10. ठीक है, इसी के बेसिस पर ही n is equal to 1 के लिए आएगा इक्विवेलेंट कन्फर्मेशन. n is equal to इसके लिए देखो 2, और क्या होगा n क्या होता है, अगर 2 होगा 2 क्या होता है, तो और इवन होता है. इवन का क्या आ रहा है, स्टेगर कन्फर्मेशन. तो यहाँ पे बोलोगे सीधा सीधा कि इसके लिए जो जियोमेट्री मिलेगी वह इक्लिप्स्ड जियोमेट्री प्राप्त होती है. ऑड के लिए इसके लिए देखोगे तो स्टेगर्ड जियोमेट्री मिलेगी. जियोमेट्री यहाँ पे जो ऑड वाले होंगे ये हमेशा अकीरेल होंगे. अकीरेल, लेकिन इवन वाले जो हैं वे ऑलवेज क्या होंगे, कीरेल होंगे. ठीक है, ड्यू टू इसके कारण प्लेनर इरेग्युलरिटी के कारण, और यह भी ड्यू टू प्लेनर इरेग्युलरिटी. ठीक है, अब देखो जो अकीरेल होगा मतलब क्या होगा, यहाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव, और जो कीरेल होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव. इतना बोलना समझ में आया कि नहीं. सर उनको बॉन्ड को देखकर लिखते हैं, इसको n बराबर n बराबर, हाँ बॉन्ड को देख कर के हाँ डबल बॉन्ड को ना. मतलब जो एग्जांपल बताया उसका कुछ मतलब नहीं हुआ, जो कि 3D में बताया उसका बताया. अगर इसमें एल्किन को डालोगे तो एल्किन का एक एज यहाँ, दूसरा एज यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, क्या होंगे, इक्लिप्स्ड में होंगे. मतलब यहाँ से एक प्लेन में काट सकते हो. ठीक है, लेकिन एलिन की बात करें तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तो तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ. ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक बार काटोगे तो सिर्फ ए और बी ही कटेगा, सी और डी नहीं कटेगा, मतलब डी और ई नहीं कटेगा. तो ये होता है इसका क्या, एलिन का. यदि एन जो है वो ऑड हो तो इक्लिप्स्ड ज्योमेट्री रखता है. अकीरेल होता है, अकीरेल जो हो रहा है वह ड्यू टू प्लेनर किरलिटी के कारण हो रहा है और ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है. साथ में देखो स्टेगर्ड ज्योमेट्री रखेगा, ऑलवेज कीरेल होते हैं और ड्यू टू प्लेन किरलिटी कारण और ऑप्टिकली एक्टिव. बोलो इतना समझ में आया. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, तो आरिश नोमेनक्लेचर इसको देखें नहीं.
एक मिनट, ये होता है देखो तो ड्यू टू प्लेनर नहीं, एक्सियल, ये होता है एक्सियल, ठीक है। और जो पहले देखते आए हैं अभी तक वो सेंटर के बेसिस पर देख रहे थे, कार्बन सेंटर के बेसिस, वही होता है सेंटर की रिलेटिव। पहला जो होता है वो होता है सेंटर की रिलेटिव। इसको देखते हैं एक्सिस के बेसिस पर, इसलिए ये होता है एक्सियल की रिलेटिव। और कहीं पे लिखा हूं किरल कार्बन, या फिर यहाँ पे लिख लो सेंट्रल की रिलेटिव। ठीक है, तो ये किसके कारण होते हैं? तो यह एक्सियल की रिलेटिव के कारण होता है। तुम लोगों के लिए नहीं है, कैसे करेंगे? ऐसे इसका आर एस नोमेनक्लेचर तो नहीं है, अब बुक पर जाना पड़ेगा, बुक को देख करके। ठीक है, जल्दी चलो इधर देखो, इधर देखो, ये हो गया, इसको निकाले सेंटर की रिलेटिव बेसिस पर। इसे आगे देख रहे हैं हम लोग पर CL H डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और इससे जुड़ा है CL और ये। बोलो ये कीरेल होगा कि नहीं? ये कीरेल होगा कि नहीं? और कीरेल होगा, क्यों होगा? तो इसको समझने के लिए देखो, नोट पहला तो बेस ये है, एन का वैल्यू ऑड होगा तो वो अकेले पहला करें। दूसरा इसी में आगे जा चलो तो इवन होगा तब ये कीरल, ठीक है। तो पहले देख रहे हैं कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है? 2। इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, क्या होगा? इसके बेसिस पे कीरल होगा। क्लियर है? ये तो पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन इसमें बोलता है ये कंडीशन 1, कंडीशन 1। कंडीशन 2 इस तरह की, तो कंडीशन 2 कहता है यदि एलियंस पर एनी वन प्लेन ऑफ सिमेट्री,
Any1 प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से दिखाते हैं, भले वो सिग्मा H हो, सिग्मा V हो, सिग्मा D हो, उससे हमको मतलब नहीं। सिग्मा उस पर होना चाहिए, D हो, H हो, जो भी हो, सिग्मा होना चाहिए। सिग्मा होता है तो ऐसे एलिन मॉलिक्यूल्स, ऐसे एलियंस मॉलिक्यूल्स अकीरेल होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अकीरेल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या था? तो ऐसे या ऐसे होने चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन कहता है यदि एलिन पर एनी1 प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वह एलिन मॉलिक्यूल अकीरेल होगा, ठीक है। कंडीशन थर्ड कहता है, कंडीशन थर्ड, एलिन मॉलिक्यूल्स में इंड एलिन मॉलिक्यूल्स के इंड पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तब वह मॉलिक्यूल्स कीरेल होगा। क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ रहे? एलिन मॉलिक्यूल्स के इंड पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तब वह मॉलिक्यूल कीरेल होगा। इसी को काट रहा है, क्या काट रहा है? इसमें नॉर्मल में सेम सेम रहेगा तभी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, और उसी को अगर हम सेम सेम ना रख करके क्या कर देंगे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन कर दें, तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तभी वह मॉलिक्यूल क्या होगा, कीरेल होगा। देखिए इस पर क्या बोला, ये तीनों इसका एग्जांपल देखो, इन तीनों के बेसिस पे, कंडीशन के बेसिस पे करते तो एग्जांपल में क्या देखेंगे, तो देखो, तो ये दिया हुआ है C डबल बॉन्ड C, और ये दिया हुआ है ऐसा A B C और D। इसमें कंडीशन 1 क्या कहता है, इवन और ऑड, यही कहता है। इसमें क्या है, इवन है, मतलब यहाँ पे
की रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, की रिलेटिव पॉसिबल है। दूसरा क्या होना चाहिए, सिग्मा प्रेजेंट होना चाहिए। सिग्मा कब प्रेजेंट होगा उसमें देखो, तो इसमें बोल रहा है कब होगा, ए इज इक्वल टू बी एंड सी, सॉरी ये सी लिखो, इसको डी लिखो और इसको ई लिखो, तो क्या होगा, डी इज इक्वल टू ई, तभी होगा उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, तब ये क्या हो गया, अकीरल होगा। देखो किरल नहीं, क्या होगा, अकीरल होगा, ठीक है। तो किरल होने के लिए क्या चाहिए, हमको तो किरल बनाना है इसमें, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, और एंड डी इज नॉट इक्वल टू ई, तब यहाँ पे क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगा, हाँ सिमेट्री ऑब्सेंट होगा, और ऑब्सेंट होगा और इसमें क्या होगा, कीरेलिटी होगा, कीरेल होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल कीरेल होगा मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है। तीसरा कंडीशन देखो क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल के इंडेक्स पर प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ये बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ए मान लो H होगा तो B को CH3 होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ में आया, ये R है तो ये R' होना चाहिए, ठीक है। ये H है तो ये OH होना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये Cl है तो ये Br होना चाहिए, मतलब डिफरेंट होना चाहिए, क्लियर है। तो ये प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, साथ ही साथ ये तो एक साइड का हुआ, दूसरे साइड के लिए भी देखो, D और क्या है E, तो इसको भी सेम टू सेम, ये H है तो ये CH3 हो, ये R है तो ये R' होना चाहिए, ये H है तो इसको OH होना चाहिए, इसको Cl है तो ये Br होना चाहिए, क्लियर है। लेकिन यहां पे देखो A इक्वल टू D हो सकता है और दैट इज आल्सो इक्वल टू E भी हो सकता है, ठीक है। B इज इक्वल टू D हो सकता है और B इज इक्वल टू E हो सकता है, बट A डिड नॉट इक्वल टू B ही होना चाहिए और D डिड नॉट इक्वल टू E होना चाहिए, ये है प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का नियम। बोलने को ऐसा समझ में आया, A D के बराबर हो सकता है, ऐसे लिखूंगा तो फिर कंफ्यूज होगी, इसको और लंबा करता हूं। एक कंडीशन में या तो ये होगा या फिर A इज इक्वल टू E, एक कंडीशन, दोनों में से एक लागू होगा, दोनों एक बराबर नहीं होगा, है ना। फिर बोल देते हैं अभी, B जो है वह D के बराबर हो सकता है या फिर, हाँ क्या बोलोगे, D जो है वह E के बराबर हो सकता है, क्लियर है। इतना ध्यान में रखेंगे, अभी भी इसमें तोड़ आ जाएगा। और तोड़ क्या है ये देखो, एक साथ ये नहीं होंगे कभी भी, एक साथ ये नहीं होंगे कभी भी, इसको भी ध्यान रखो। मतलब इसमें अप्लाई करोगे तो A इज इक्वल टू D यूज कर सकते हो, B इज इक्वल टू E यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर A इज इक्वल टू E यूज कर रहे हो तो B इज इक्वल टू D यूज कर सकते हो, या तो ये यूज कर सकते हो या तो ये यूज कर सकते हो, इसमें कभी भी इन दोनों को यूज नहीं कर सकते, नहीं इन दोनों को, बोलो क्लियर है।
ये हो गया हमारा क्या प्रॉपर क्या सब्स्टिट्यूशन। देखो इसके बेस उसके बेस पर देखो पहला जो एग्जांपल लिखा था उसको पहला लागू करना है पहला रूल कंडीशन 1 को लागू करना है a = 2 क्लियरली पॉसिबल है। प्लेन ऑफ सिमेट्री देखो HCl HCl प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां से प्लेन डालोगे Cl H से रिप्लेस नहीं हो सकता नहीं हो सकता नहीं हो सकता मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला नहीं। क्लियर है। ये इससे देखो यहां से प्लेन देखो तो क्या होगा Cl H से कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा सिग्मा। ठीक है चलो सिग्मा ऑफसेट हो गया प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है इसीलिए सिग्मा ऑफसेट हो रहा है। ठीक है तो यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है इसलिए यह मॉलिक्यूल क्या होगा कीरेल होगा और क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कितने लोगों को समझ में नहीं आया। कितने लोगों को समझ में नहीं आया ये बताओ। चुप्पी का मतलब है किसी को समझ में नहीं आया तो सबको समझ में आ गया। ठीक है यही से कल फिर शुरू करेंगे इसी से आगे। तो क्या करना कंडीशन 1 को अच्छे से समझना कंडीशन 2 को अच्छे से समझना घर में जाकर पढ़ना उसको कंडीशन 3 को और मैं इसको जो अप्लाई किया इसके बेसिस पर कंडीशन 1 में A इवन है क्यों है उसको देखना सिग्मा हो रहा है कि नहीं हो रहा है होगा तो किस कंडीशन में होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है उसके बाद कंडीशन 3 में ये बोला कि ये हो सकता है ये हो सकता है इसमें बोला कि इसको कभी एक साथ नहीं लेंगे ना इसको कभी एक साथ ले लेंगे। तो ये इसका एग्जांपल ठीक है समझ में आ गया। चलो इसको क्लोज कर दे। क्या प्रॉपर सब्जेक्ट कल देखेंगे उसको इसीलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ के आना।